जय हिंद साथियों, आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग अपने तैयारी में बिजी होंगे और अपनी तैयारी को आप अपने तरीके से कर रहे होंगे। और हमारा जहां तक यथासंभव प्रयास है कि जो भी चीज़ें आपकी परीक्षा में आप मेरा जो भी सहयोग हो सके उसके लिए मैं पूरी तरीके से प्रयासरत हूं और आपको हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट से संबंधित चीज़ों को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं। और आप देख सकते हैं, चैनल पे आप देख सकते हैं कि जो मेहनत इस टीम के द्वारा की जा रही है और वो उस तरह की तैयारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इसको चैनल को आप लोग अपना सपोर्ट करें। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिलती रहे। कुछ चीज़ें हैं जो आपसे बात करनी है। क्यूबिक्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे जो है 1200 प्रश्नों की श्रृंखला जो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से है, वहाँ से 400 प्रश्नों का तीनों जो हमारे अधिनियम हैं, विधिक जो अधिनियम, जो नए अधिनियम बने हुए हैं, वहाँ से जो है प्रश्नों को यहाँ पे अपलोड किया गया है, जो कि काफ़ी प्रशंसनीय है और काफ़ी आप लोगों के लिए सहयोग साबित हो सकता है, क्योंकि जो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए आपके लिए बिल्कुल नया है। इसके अतिरिक्त भी आपका जो फ्री वीडियोज़ हैं उसके अंतर्गत कुछ वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं, जहां से आप अपने संविधान की तैयारी कर सकते हैं। संविधान के जो मूलभूत चीज़ें हैं उन चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी वहाँ से आपको आरपीएफ प्रोफेशनल के भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी पैड कोर्स में ज्वाइन होकर और आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। प्रतिदिन जो है 100 प्रश्नों का सेट आपके लिए जो है बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न के मुताबिक मिलता है और हर तरह के प्रश्नों को समावेश किया जाता है और प्रश्नों पर मेहनत किया जाता है। मेरा आशा है कि अगर आप लोग पूरे प्रैक्टिस सेट को हल कर लेते हैं, 40 प्रैक्टिस सेट का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है परीक्षा के समय आते आते तक, और प्रतिदिन आप लोगों के द्वारा, जैसे कि मैं अपने पैनल पे देखता रहता हूं, काफ़ी लोग जो है प्रतिदिन अटेम्प्ट कर रहे हैं और 70 से 80% का जो है स्कोरिंग कर रहे हैं। किसी कारण से मैं उनका नाम यहाँ ओपन नहीं कर सकता हूँ, कुछ बाध्यताएं हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी बात है कि जो लोग भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, 70 से 80% का स्कोरिंग सबका हो रहा है। कुछ माइनर प्रश्नों में कन्फ्यूजन है, तो उस तरह के प्रश्नों को हम लोग जो है मार्क करके और उस तरह के प्रश्नों को दोबारा प्रैक्टिस के लिए आपको जो है अगले सेट में हम लोग दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेट जो बना हुआ है उसको इजी टू मॉडरेट हम लोग ने बनाने की कोशिश किया है कि जो इजी हो, और कुछ प्रश्न जो है इसमें कुछ जो है पेपर है हाई लेवल के भी दिए गए हैं, मॉडरेट भी दिए गए हैं, ताकि आपको जांचने परखने का अवसर मिले। तो यहाँ से सारे जो भी परीक्षा का पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो करते हुए 0.33 का माइनस मार्किंग के साथ आपको पूरे टाइम मैनेजमेंट के साथ जो है आपको एप्लीकेशन पे सेट लगाने के लिए उपलब्ध है। तो वहाँ से आप जाकर प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। वहाँ प्रैक्टिस सेट लगाने पर आपको 70% तक का जो है आप आश्वस्त हो जाए, आपका 70% तक की प्रैक्टिस हो जाती है, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं जो प्रश्न रखता हूँ तो उन प्रश्नों पर विशेष निगरानी रखता हूं कि किस तरह के प्रश्न आए हैं और किस तरह के प्रश्न विगत परीक्षाओं में 10 साल के परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसी तरह के प्रश्नों को यहां से लिया गया है। बाकी आपका करंट हो गया या जीके हो गया या जनरल अवेयरनेस हो गया, सारी चीज़ों को बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के हिसाब से अपडेट किया जा रहा है। तो आप लोग क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन जरूर लें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद वहाँ से जो है प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर लगाएं। प्रैक्टिस सेट आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। रूल 70 और 72 को ध्यान में रखते हुए वहाँ सारे प्रैक्टिस अपलोड किए गए हैं। पिछले सेगमेंट में हम लोगों ने आरटीआई एक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आरटीआई एक्ट के 2 पार्ट अभी तक हम लोग समाप्त कर दिए हैं। आज आरटीआई एक्ट का पार्ट 3 हम लोग पढ़ेंगे और फाइनल होगा ये आरटीआई एक्ट का। और आरटीआई एक्ट से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों को इसमें लिया गया है। इसके बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे, चाहे वह आरटीआई एक्ट हो चाहे आरटीआई रूल 2012 हो, सभी तरह के प्रश्नों को इसमें इस सेट में जो है लिया गया है, मेंशन किया गया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अगर पिछला दोनों वीडियो नहीं देखा है तो पॉज करके और पीछे जाकर वो वीडियो दोनों देख लें। वो दोनों जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर 1, 2 और तीसरा तीनों पार्ट आप देखेंगे तो आपको आरटीआई से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप आरटीआई की किसी प्रश्न से चूकेंगे नहीं। आइए शुरू करते हैं आज का ये सेगमेंट, और आज के सेगमेंट में देखते हैं कि कौन से वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है यहाँ पे प्रश्न संख्या 40 तक हम लोगों ने कर लिया था। 41 नंबर से 41 से हम लोग शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति किसके पास है। तो जैसे सबको मालूम है कि जो हमारा आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, तो यह जो है यह एक केंद्रीय अधिनियम है।
क्या है, यह एक केंद्रीय अधिनियम है और इसके जो भी इसमें बदलाव होते हैं या जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, चाहे वो सीआईसी का वेतन और भत्तों में को बढ़ाना हो गया या कोई अन्य प्रकार की जो भी चीज़ें होती हैं, इसको जो है केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो है होने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति किसके पास है, तो वह है केंद्र सरकार के पास। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। आरटीआई के अंतर्गत सूचना मांगने पर सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है, यह किस धारा में बताया गया है। देखिए ऑप्शन पर एक बार जरूर गौर करिएगा। ऑप्शन देखते हैं, दो चीजें करना है परीक्षा में। पहले तो जो प्रश्न है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में करके पढ़ना है। लगभग आपको 60 सेकंड के आसपास का टाइम एक प्रश्न के लिए मिलता है, तो बहुत पर्याप्त टाइम है। अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी और आप जो है अगर प्रैक्टिस हमारा जो एप्लीकेशन है उसके अंतर्गत भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपका टाइम मैनेजमेंट करने की जो तरीका है वो आपको आ जाएगा। आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे कि एक आपको अंदाजा मिल जाएगा कि एक प्रश्न पे हमको कितना टाइम लेना है, तो यहाँ से आप मैक्सिमम प्रश्नों को कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 5 में क्या दिया है। आरटीआई एक्ट के धारा 5 में क्या दिया गया है। तो 5 में दिया गया है कि लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम और कार्य के बारे में दिया गया है। 5 में जो है लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम और कार्य के बारे में दिया गया है। हमारा प्रश्न क्या है कि सूचना मांगने पर उपलब्ध कराना आवश्यक है, यह किस धारा में दिया गया है। चलिए अगले देखते हैं, अगला इसके ऑप्शन पर विचार करते हैं। धारा 6 कहती है कि सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध और आवेदन पर फीस संदाय क्या होगी, इसके बारे में बताया गया है कि अगर किसी सूचना की फोटो कॉपी लेनी है तो कितने रुपए आपको भुगतान करना पड़ेगा। अगर कोई फ्लॉपी कोई डिस्क अगर आपको लेना है सूचना के रूप में या किसी अभिलेख का निरीक्षण करना है तो किस में लगेगा, तो यह धारा 6 में दिया गया है। ये धारा 7 की अगर बात करें तो धारा 7 में बताया गया कि अनुरोध का निपटारा, अगर अनुरोध का निपटारा जो होना है वह कितना, तो 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराया जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति के जीवन और मृत्यु और स्वतंत्रता से संबंधित कोई अगर सूचना है तो उसको 48 घंटा के अंतर्गत जो है उसको सूचना को दिया जाएगा। वहीं अगर धारा 8 की बात करते हैं तो धारा 8 का है कि सूचना को प्रकट किए जाने से छूट के बारे में दिया गया है। यहाँ कुछ जो है कुछ कंडीशन बताए गए हैं जहाँ पे सूचना देने से लोक प्राधिकारियों को छूट दिया गया है, जैसे कोई राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादि का मसला हो गया तो इस हिसाब से कहीं भी मैच तो हमारा प्रश्न नहीं करता है। अब थोड़ा सा क्लॉज के अंदर आते हैं, तो 5 का क्लॉज 1 देखते हैं। 5 का क्लॉज 1 आरटीआई एक्ट का 5 का क्लॉज 1 क्या कह रहा है। क्लॉज 1 कह रहा है कि सूचना मांगने वाले व्यक्तियों की सहायता करना। सूचना मांगने वाले व्यक्तियों की सहायता करना। तो यहां जहां हमारे प्रश्न से ये जो है 5 का क्लॉज 1 जो है ये मैच कर रहा है। आरटीआई के अंतर्गत सूचना मांगने या सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है, यह जो है किसमें दिया गया है, धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 5 इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करेंगे आप सीधे आपको धारा याद होगी, धारा की हेडिंग याद किए हैं तो इससे आपका प्रश्न नहीं हो पाएगा। आपको उन सारी चीज़ों के बारे में कुछ आपको इंटरनल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए जिससे कि आप प्रश्न लगा पाएंगे। तो 5 के सब क्लॉज 1 में दिया गया है, 5 के सब क्लॉज 1 में कि सूचना मांगे जाने वाले व्यक्तियों की सहायता। अगर सब क्लॉज 2 की बात करते हैं तो अधिकारियों को सहायता में बुलाना, यह 5 के क्लॉज 2 में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने संबंधी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है, यहाँ इसको पढ़ लीजिएगा आप। सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने संबंधी प्रावधान आरटीआई एक्ट के किस धारा में दिया गया है। ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, इसको देख लीजिएगा। बाकी आपके सेट्स के बारे में जानकारी है, यहाँ से आप लोग जो डाउनलोड करना होगा क्यूबिस क्लासेस का जो एप्लीकेशन है कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में इसके लिंक में जो हमने डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो भी डाला हुआ है कि कैसे आपको वेबसाइट पे जो कोर्स को ओपन करना है और कैसे आपको एप्लीकेशन पे जो है एप्लीकेशन को लेना है और कैसे एप्लीकेशन पर ओपन करना है। तो हमारा प्रश्न है सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने संबंधी प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं। तो आइए इस प्रश्न को एक बार हम लोग देखते हैं इसका क्या है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ जगह थोड़ा कम है, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ लिख लेता हूँ। सूचना आयुक्त देखिए इनका शॉर्ट फॉर्म भी याद कर दीजिए, आईसी इनको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त
दो होते हैं, एक सूचना आयुक्त होते हैं और एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, जिनको कि CIC बोलते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इनको बोलते हैं। तो सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना यह किस में दिया गया है? यह जो है धारा 14 में दिया गया है। यह धारा 14 RTI एक्ट के धारा 14 में दिया गया है कि सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना। कौन हटाएगा? तो यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद जो है हटाया जाएगा। यही धारा 14 में बताया गया है। अगर वहीं अब थोड़ा सा हम लोग इस प्रश्न का सही ऑप्शन देख लेते हैं। धारा 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने का प्रावधान धारा 14 में दिया गया है। वहीं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने संबंधी प्रावधान जो है 17 में दिया गया। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, नोट बनाते हो तो बना लीजिएगा। राज्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को या सूचना आयुक्त को हटाए जाने संबंधी प्रावधान किस में दिया गया है? यह जो है धारा 17 में दिया गया है। तो राज्य में आए तो राज्य के संबंध में धारा 17 में दिया गया है हटाना। और अगर केंद्रीय स्तर की बात आती है तो केंद्रीय स्तर पर तो धारा 14 के अंतर्गत जो है IC और CIC को हटाने से संबंधी प्रावधान दिया गया है। सेम प्रोसीजर दोनों में है। राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए जो है यह राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। राज्य सूचना आयुक्त या राज्य आयुक्त को जो हटाने संबंधी प्रावधान 17 में दिया गया है और इसको कौन हटाता है? राज्यपाल हटाता है। उच्च न्यायालय के जांच के बाद जो है राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है। और अगर धारा 14 की बात करें तो इसमें IC और CIC यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने संबंधी प्रावधान धारा 14 में दिया गया है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ये यहाँ से आपका प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? अब देखिए, धारा के साथ यहाँ पे अध्याय भी जोड़ दिया है। तो यहाँ पे धारा आपको जानकारी हो जाएगी, लेकिन अध्याय से संबंधित चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। तो दो चीज़ें, अध्याय 3 याद रखिएगा, अध्याय 3 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक अध्याय 4। ये दो अध्याय हैं, इसके बारे में आपको देखना है। तो धारा 15 में बताया गया है कि राज्य सूचना आयोग का गठन यह किस में दिया गया है? यह राज्य सूचना आयोग का गठन जो है यह धारा 15 में दिया गया है। धारा 15 में दिया गया है। और अध्याय कौन सा? अध्याय 4। यह जो है राज्य सूचना आयोग, चूंकि राज्य बाद में आता है, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग का गठन अध्याय 4 में यह दिया गया है। और कौन सी धारा है? यह है धारा 15। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अध्याय 4 और धारा 15, ए ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। और इसको भी देख लीजिए, अगर CIC का गठन, यह जो है CIC का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो CIC का गठन यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग, इसको बोलेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इसका जो है इसका गठन किस में दिया गया है? अध्याय 3 के अंतर्गत किया जाता है। और धारा कौन सा है? तो धारा 12 के अंतर्गत, धारा 12 के अंतर्गत जो है इसका गठन किया जाता है। तो यहाँ दोनों से प्रश्न आप देख लीजिएगा, जहाँ भी अगर इस तरह के प्रश्न बने तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अध्याय 4 के धारा 15 में राज्य सूचना आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सूचना आयोग में कितने सूचना आयुक्त होते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बन सकता है। तो आप देख लीजिए सूचना में कितने होंगे। तो केंद्र स्तर पर जो है एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्तों की सदस्या वाले केंद्रीय सूचना आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है कि एक मुख्य सूचना आयुक्त और कम से कम जो है 10 जो है सूचना आयुक्त, 10 से कम अन्य जो है यह सूचना आयुक्त होंगे। एक सूचना आयुक्त होंगे, एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। जैसे कि अभी जो है मुख्य सूचना आयुक्त जो है हीरालाल सामरिया हैं, उनके साथ मतलब 10 और जो है 10 से कम जो है सूचना आयुक्त होने चाहिए। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर हमारा वही आ गया, सूचना आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? सूचना आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो देखिए, नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और ये राज्य सूचना आयुक्त की बात की जा रही है, ये इसको विशेष ध्यान रखिएगा जब भी प्रश्न आए। तो राज्य सूचना आयुक्त या केंद्रीय सूचना आयुक्त, ये दोनों अलग अलग चीजें होंगी। तो राज्य सूचना आयुक्त को उससे पद से कौन हटा सकता है? तो राज्य सूचना आयुक्त को उसके पद से राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है, उच्च न्यायालय के परामर्श से, उच्चतम न्यायालय के परामर्श
से उसको हटाया जा सकता है। यह किसमें प्रोविजन दिया गया है? धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 17 में दिया गया है कि राज्य सूचना आयुक्त को उसके पद से हटाने संबंधी प्रावधान धारा 17 आरटीआई एक्ट के अंतर्गत दिया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, यहाँ से आपके प्रश्न आ सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आईटी एक्ट, जिसको आप बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, या इसका एक नाम और है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, सूचना तकनीकी अधिनियम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 के नाम से इसको जानते हैं, या इसको आईटी एक्ट भी बोलते हैं, आईटी एक्ट के नाम से भी जानते हैं, आईटी एक्ट 2000 इसको के नाम से भी जानते हैं। तो पूछ रहा है कि यह अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। 17 अक्टूबर 2000 को जो यह अधिनियम लागू हुआ था, वर्ष 17 अक्टूबर 2000 इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। यदि किसी नागरिक को आरटीआई के तहत अपील का दूसरा उपाय समाप्त हो गया है तो वह संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? यानी कि द्वितीय अपीली अधिकारी के पास अपील किया गया है और वहां से कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है, तो संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, रीट लगाया जा सकता है? तो यह है, यह जो अनुच्छेद 19 जो है, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, तो यहाँ से संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। तो यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं कि देखिए, अगर प्रथम अपीली अधिकारी के पास आपके अपील का निस्तारण नहीं होता है, द्वितीय अपील के पास आपका अगर निस्तारण नहीं होता है, तो आप जो है उच्चतम न्यायालय में शरण ले सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत जो है आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब टेक्निकल प्रश्न आ गए, थोड़ा सा इस तरह के प्रश्नों को भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आरटीआई सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? कल का जो सेगमेंट था उसमें भी हम लोग पढ़े थे। आरटीआई सबसे, यहाँ जो है तमिलनाडु और गोवा सहित 9 राज्यों में जो है यह जो आरटीआई एक्ट जो है यह लागू था। हमारा 2005 का जो है अधिनियम आने से पहले यह जो है 9 राज्यों में लागू था, और सबसे पहले तमिलनाडु सूचना का अधिकार अधिनियम के नाम से जो है यह लागू हुआ था। तो तमिलनाडु में यह ऐसा राज्य है जो कि आरटीआई को सबसे पहले लागू करने वाला कौन था? तमिलनाडु था। तमिलनाडु राज्य में हुआ था। इसके पहले जो भी 9 राज्य में आपकी बात हम कर रहे हैं, 9 राज्यों में जो है आरटीआई था, लेकिन ये बदले हुए रूप में था और प्रत्येक राज्य का अपना अपना एक रूल था। तो जैसे तमिलनाडु में तमिलनाडु सूचना का अधिकार अधिनियम था, गोवा में था तो गोवा में गोवा सूचना अधिकार अधिनियम, इस तरह से जो है 9 राज्यों में यह था। तो आरटीआई सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया? यह जो है तमिलनाडु ने सबसे पहले आरटीआई किसने लागू किया? तो यह तमिलनाडु के द्वारा जो है यह लागू किया गया था, और यह जो है 1996 में तमिलनाडु के द्वारा जो है 1996 में सबसे पहले जो है आरटीआई एक्ट को लागू किया गया था। अभी हमारा जो ये अधिनियम 2005 का आने के पहले ही तमिलनाडु में लागू था। तमिलनाडु और गोवा में शुरुआत में 2 राज्यों में था। अगला प्रश्न है, आरटीआई में संशोधन कब किया गया? आरटीआई में संशोधन जो रिसेंटली संशोधन कब हुआ है तो वह है वर्ष 2019। वर्ष 2019 में जो है सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया, और 2019 में जो है इसमें संशोधन किया गया। इसमें धारा 13 के अंतर्गत कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि सीआईसी और आईसी के वेतन और भत्तों से संबंधित कुछ बदलाव किए गए हैं। इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आरटीआई में जो रिसेंटली संशोधन हुआ है वो 2019 में हुआ है और धारा 13 में बदलाव किए गए हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ये देखिए, आपका प्रश्न जो है स्टैटिक जीके के अंतर्गत भी आ सकता है, और मेरे हिसाब से इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा। तो भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त जो है वजाहत हबीबुल्ला थे। वजाहत हबीबुल्ला जो है भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला थे। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है, पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? ये भी प्रश्न बहुत ही टेक्निकल है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। इसमें दीपक संधू का नाम याद कर लीजिए। दीपक संधू जो है पहली जो है महिला मुख्य जो है मुख्य सूचना आयुक्त जो है दीपक संधू थी। और यह कब तक इनका कार्यकाल रहा? तो इनका कार्यकाल रहा 5 दिसंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 5 दिसंबर
2013, 5 दिसंबर 2013 से, और यह जो है 18 दिसंबर 2013 तक जो है यह रही। 18 दिसंबर 2013 तक, बहुत कम अल्प समय था इनका, लेकिन दीपक संधू को बनाया गया था। पहली महिला जो है मुख्य सचिव जो है, यह कौन थी? यह थी दीपक संधू। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है अभी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सीआईसी की नियुक्ति के बारे में पूछ रहा है कि सीआईसी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रश्न का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है सीआईसी को नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है? मैं इसको, मेरे हिसाब से इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगाऊंगा। ये यहाँ से या मानवाधिकार से, जैसे कि मानवाधिकार के बारे में पिछले परीक्षा में पूछा गया था कि मानवाधिकार किस प्रकार की निकाय है, उसी प्रकार ये प्रश्न बनता है कि केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार की निकाय है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय सूचना आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? यह एक संवैधानिक निकाय है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 है, 2019 में संशोधन किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया 2019 में जो संशोधन हुआ था वह सीआईसी और आईसी के कार्यकाल और वेतन भत्तों में हुआ था, जिसमें से कि इनके कार्यकाल को 5 साल से घटाकर और 3 साल कर दिया गया। 3 साल कर दिया गया। यह जो है किसमें है? यह जो 2019 के संशोधन में। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि अभी जो सीआईसी और आईसी का कार्यकाल कितना है, 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया है, ये 2019 के संशोधन में। और उनके वेतन भत्तों में भी कुछ बदलाव किए गए, जो कि हमारे जानकारी के लिए या हमारे परीक्षा के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस प्रश्न का सही ऑप्शन। प्रश्न संख्या 57 है कि वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है? चलिए बताइए। ये आपका देखिए करंट का ये क्वेश्चन बन गया, करंट का क्वेश्चन जो है, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है? चलिए, वजाहत हबीबुल्ला तो पहले जो है सूचना आयुक्त थे। यशवर्धन कुमार सिन्हा इसके पहले थे, 2020 में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। तो अभी जो केंद्रीय सूचना आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम याद रख लीजिए, हीरालाल सामरिया जो है केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हीरालाल सामरिया जो है केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 साल से घटाकर कितना कर दिया गया? मैंने अभी आपको बताया था कि 19वें संशोधन में 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया है। सीआईसी का या आईसी का जो मुख्य इनका जो कार्यकाल है यह 5 साल से घटाकर 3 साल 3 वर्ष तक कर दिया गया है। तो अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत का जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है वह अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति को जो है नियुक्त करने का पावर भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भारत का मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो यह जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है वेतन, भारत का जो मुख्य सूचना आयुक्त और उनके वेतन और सेवा शर्तों को जो का निर्धारण जो है केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह एक केंद्रीय अधिनियम है। तो इस तरीके से आज जो है आरटीआई का जो भी पोर्शन था उसको हम लोगों ने समाप्त किया। और आरटीआई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न हर बार बने हैं, 1-2 प्रश्न बने हैं, और मैंने यथासंभव प्रयास किया है कि हर छोटी से बड़ी चीज़ आरटीआई एक्ट और आरटीआई रूल 2012 के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं उनको बताने का प्रयास किया है। और आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो आप अपने पॉजिटिव कमेंट भी ज़रूर करिएगा, और साथ साथ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं, और जो है इसको शेयर भी करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों में पहुँचे। और आपको जनहित में ये हमारी आपसे यह आग्रह है कि प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाएं आपके परीक्षा के लिए। मैं बार बार इसीलिए कर रहा हूं कि जो भी अपडेट हो रहे हैं, जो भी पेपर या प्रश्न जो भी अपडेट हो रहे हैं क्यूबिक्स क्लासेस के एप्लीकेशन पे, वहाँ वो आपके बिल्कुल परीक्षा का पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, और बार बार अलग अलग प्रश्नों पर आपका रिपीटेशन हो रहा है, वहाँ से आपका बार बार जो है उसके लिए सेट भी मिल रहे हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन एक जरूर लगाइए, ये अपने दिनचर्या में ला लीजिए कि 1 या 2 सेट आपको डेली लगाना है। परीक्षा तक जो है हम लोग का टारगेट है कि 40 सेट जो है आप लोगों को दें।
चाहे वो सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर के लिए तो काफ़ी टाइम है, सब इंस्पेक्टर का भी प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो गया है और प्रतिदिन पढ़ रहा है, और जो हमारे मेंबर है बड़ा अच्छा उस पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए हमें बड़े उनको बहुत बहुत बधाई हो। और जल्दी ही उनका नाम भी हम करेंगे, कुछ टेक्निकल इशू के कारण उनका नाम मैं नहीं शो कर पा रहा हूँ, तो उनका नाम भी शो किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग के लिए यह RTI का पोर्शन समाप्त हुआ, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे अधिनियम के साथ, दूसरे एक्ट के साथ। और आप लोग अपने सुझाव भी दीजिए, किस तरह के किस चीज़ कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़रूरत है, उस हिसाब से मैं आपको जो है यहाँ वीडियो बनाऊंगा, उस जो है सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो आपको बनाऊंगा जहाँ से आपको सस्पिशन हो। देखिए 2-3 चीज़ें इसमें मैं पुनः दोबारा कर रहा हूँ। आपको अपना जो है राजभाषा हो गया, राजभाषा को सही करिए, उसके बाद जो आपका माइनर का जो पोर्शन है उसको सही कीजिए, और BNS, BNSS और BSA इस परीक्षा में इस पे भी आपको देखना है बेसिक चीज़ों को, जो कि प्रतिदिन के प्रैक्टिस सेट में हम तो डाल ही रहे हैं, उसके साथ जो है 1200 प्रश्नों का सेट भी इस चैनल, इस जो है क्यूबिस क्लासेस का एप्लीकेशन है उस पर लोड है, जिसको कि आप डाउनलोड करके इत्मीनान से उसको पढ़ भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।